नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली फैक्ट्स के खास सेगमेंट ऑडियो बुक जंक्शन में। आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य और संघर्ष की दुनिया की एक बेहद प्रेरणादायक कहानी डार्क हॉर्स बाय नीलोत्पल मृणाल। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जिंदगी, उनके सपने, संघर्ष, दोस्ती, प्यार और दिल्ली के मुखर्जी नगर की असली तस्वीर है। अगर आप सिविल सर्विसेज, मोटिवेशन, स्टूडेंट लाइफ या रियलिस्टिक हिंदी नॉवेल्स पसंद करते हैं तो यह ऑडियो बुक सीरीज़ आपके दिल को ज़रूर छू जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि डार्क हॉर्स के अगले सभी पार्ट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। डार्क हॉर्स पार्ट 1। अभी सुबह के 5 ही बजे थे। चिड़ियाँ चूं चूं कर रही थीं। हल्का हल्का धुंधलापन छितरा हुआ था। विनायक बाबू जल्दी जल्दी बदन पर सरसों का तेल घसें, बाल्टी और लोटा लिए घर के ठीक सामने आंगनबाड़ी केंद्र के हाथे वाले चापानल पर पहुंच गए। वहां पहले से पड़ोस का मंगनू दत्तुवन कर रहा था। विनायक बाबू ने बाल्टी रखते ही कहा, तनी नलवा चलाव त मंगनू, झट से नहा लें, निकलना है। तभी अचानक खेत की तरफ सैर पर निकले ठाकुर जी, जो विनायक सिन्हा के ही स्कूल में साथी टीचर थे, की नज़र विनायक जी पर पड़ी। इतना बिहाने बिहाने स्नान ध्यान हो रहा है, कहाँ का जतरा है मास्टर साहब? खैनी रगड़ते हुए ठाकुर जी ने पूछा। विनायक बाबू तब तक 4 लोटा पानी डाल चुके थे। गमछा से पीठ पोंछते हुए बोले, हाँ, आज तनी संतोष दिल्ली जा रहा है, वही स्टेशन छोड़ने जाना है, 10:30 का ही ट्रेन है, विक्रमशिला। अभी ई भोरे भोरे दिल्ली? ठाकुर जी ने बड़े कौतूहल से पूछा। विनायक बाबू ने गीली लुंगी बदलते हुए कहा, हाँ, बीए कर लिया, यहीं भागलपुर टीएनबी कॉलेज से कराए। अब बोला एमए पीएचडी का डिग्री जमा करके का हो गए जुग में, सो दिल्ली जाते हैं, आईएएस का तैयारी करेंगे। जितना दिन में लोग एमए करेगा, मन लगाई हौंक के पढ़ दिया तो उतना दिन में आईएएस बन जाएगा। ठाकुर जी ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा, वो बात तो ठीक है। बोला, हाँ, यहाँ कुछ भविष्य न है, खाली एमए बीए के पूछता है आजकल। हमारे साहु साहब भी यही किए, यह बोकारो स्टील प्लांट में हैं, लड़का को बोकारो में पढ़ाए, अभी दिल्ली भेजे हैं आईएएस वाला में तैयारी करने। अरे महाराज, सोचिए ना, आईएएस हो गया त S3 पुस्तार देगा हो विनायक बाबू। सुनते ही विनायक बाबू की आंखों में लाल बत्ती जल गई। चेहरे पर हंसी और रोमांच का मिश्रित भाव लिए खुद को सहज करते हुए बोले, देखिए, अब इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ, पढ़ने में ठीक है। बोला, दिल्ली जाएंगे? हम बोले, ठीक है, जो मन का हो करो, अपना भविष्य बनाओ। अब आजकल का बच्चा बुतरू समझदार हो गया है ठाकुर जी, आप चीज़ नहीं थोप सकते हैं। हम भी बोले, जाओ, आईएएस का मन है तो करो, पैसा कौड़ी के चलते मन मत मारो। और ये बात तो आप ठीक ही बोले कि बन गया तो 3 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, इंजीनियर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, पर अगर अपने साथ साथ कई पीढ़ियों का करियर बनाना है तो आईएएस बनना होगा। यह एक सामान्य सोच थी जो हिंदी पट्टी के लगभग हर छोटे बड़े कस्बे या गांव में थी। शायद एक सफल लड़के की पीठ पर 3-4 पीढ़ियों को वेतरनी पार कराने की कल्पनाओं ने आईएएस को हर पढ़े लिखे परिवार का सपना बना दिया था। वहाँ पुरवाई बहती तो उसमें भी आईएएस का नशा, पछिया बहता तो उसमें भी आईएएस का नशा, और नशा तो नशा था। आपस में बतियाते बतियाते ठाकुर जी भी विनायक जी के द्वार तक आ गए। आइए, चाय पी के जाइएगा, विनायक बाबू बोले। भला क्यों न चाय पिलाएं? आखिर सवेरे सवेरे जीवन का इतना अद्भुत और आनंद का चित्र खींच दिया था ठाकुर जी ने विनायक बाबू के मन में। लोग सुबह सुबह एक शुभ शब्द सुनने के लिए तरसते हैं, यहाँ तो ठाकुर जी ने महाशुभ बोल बोलकर मन भर दिया था। 3 पुस्त तारने की शुभेच्छा, महाशुभ। ठाकुर जी बोले, लाइए पी लेते हैं। खेत की तरफ निकले थे, लेट हो रहा है, वापस स्कूल निकलना है। ठाकुर जी ने कुछ किया न किया, पर खेत के कादो कीचड़ से पहले अपनी सुबह मीठी कर ली थी। प्राइमरी का शिक्षक सुबह की 1 कप चाय से दिन भर फुर्ती रखने की अद्भुत क्षमता रखता है, जो अक्सर वह अपने घर पर नहीं पीता। चाय पीकर कप रखते हुए ठाकुर जी जाने को हुए। चलिए, तैयार होइए आप भी विनायक बाबू, भगवान संतोष को जल्दी आईएएस बनाएं, हम लोगों का भी नाम ऊंचा होगा, गांव भी तर जाएगा। जाते जाते ठाकुर जी पूरे समाज और गांव के शान की जिम्मेदारी भी विनायक बाबू को देते गए थे, जो उन्हें अब संतोष को देना था। आइए, आप जल्दी जल्दी कपड़ा लत्ता पहनिए, संतोष तैयार हो गया है। पत्नी कमला देवी की अंदर से आवाज आए। कमला देवी गठिया के रोग से पीड़ित थीं। सुबह 4 बजे ही उठकर जल्दी जल्दी लिट्टी छानकर पैक कर दिया था। ठेकुआ और निमकी रात को ही बनाकर अलग से झोले में रख दिया था। काजू, किशमिश, छोहारा, बादाम का पैकेट भी बैग में रख दिया था। देख लो सामान सब एक बार अच्छा से, कुछ छुटाता नहीं है, माँ बोली। माँ के बोलते ही संतोष का जरूरी चीज़ों पर ध्यान गया। यहाँ मोबाइल का चार्जर रखे थे, कहाँ है? ईयरफोन देखे है कोई? संतोष बोला। माँ दूसरे कमरे से दोनों सामान लेकर आई और बोली, रख लो बढ़िया से, बाहर अकेले रहोगे, अपना सामान जिधर तिधर रखने वाला आदत छोड़ो अब। संतोष ने मुस्कुराकर हाँ कहा। माँ फिर बोली, पहले टिकट बढ़िया से रख लो ऊपर वाला जेब में। हाँ, रख लिए हैं। संतोष एक बड़े बैग में किताबें डालने लगा। किताब यहाँ से धो के कितना ले जा रहे हो, वहाँ तो खरीद भी करोगे, यहाँ से दिल्ली ले जाने का क्या मतलब? विनायक बाबू अपना चश्मा पहनते हुए बोले।
संतोष ने एकंजो उनकी तरफ देखा और फिर किताबें ठूंसते हुए कहा, पुराना वाला एनसीईआरटी रख रहे हैं, वहाँ मुश्किल से मिलता है, खाली नया वाला ज़्यादा मिलता है, जबकि प्रश्न पूर्ण का से ही भिड़ता है। बेसिक तैयारी पूर्ण कैसे करना होता है। बेटे की तैयारी को लेकर यह समझदारी और लक्ष्य के प्रति अभी से इतनी गंभीरता देख विनायक बाबू एकदम रोमांचित और उसे दिल्ली भेजने के अपने निर्णय के प्रति आश्वस्त हो रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि अभी रह रहकर आंखों में चमक जाने वाली लाल बत्ती जल्द ही आंखों से निकल उनके दरवाजे पर खड़ी होगी। तब तक माँ नाश्ते की थाली लेकर आ गई। चलो जल्दी से खा लो, 2 ठो पराठा भुजिया, पापा खा लिए हैं। संतोष ने जैसे तैसे 1.5 पराठा खाया और बैग झोला लेकर बाहर बरामदे वाली चौकी पर रखकर वुडलैंड के जूते पहनने लगा, जो उसने बीए फाइनल के रिजल्ट के बाद अभी 3 महीने पहले ही खरीदे थे। विनायक बाबू अपनी हीरो होंडा पोंछ सामने लगाकर फ़ोन पर बतिया रहे थे। माँ तब तक दही चीनी की कटोरी लेकर बाहर निकली। लो तनीसा दही खा लो, दही चीनी से जतरा बनता है। सामान्य तौर पर इस देश में दही से दही बड़ा, लस्सी, रायता के अलावा जतरा भी बनता है। यह दुनिया में और कहीं नहीं बनता। संतोष को दही एकदम पसंद नहीं था, कभी नहीं खाता था, पर जतरा के नाम पर 2 चम्मच खा लिया। जतरा बनने का अर्थ था यात्रा का शुभ होना। तब तक विनायक बाबू बैग को बाइक के पीछे बांध चुके थे। गांव डुमरी से भागलपुर रेलवे स्टेशन लगभग 40 किलोमीटर पड़ता था। सड़क ऐसी थी कि 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते पहुंचने में। संतोष ने मां के पांव छुए, पीठ पर बैग लटकाया और बाइक पर विनायक बाबू के पीछे बैठ गया। 2 कदम आगे आते हुए मां ने संतोष का सर सहलाते हुए कहा, देखना उदास मत होना, खूब पढ़ना बढ़िया से, यहाँ का चिंता एकदम नहीं करना, खर्चा के भी मत सोचना, सब भेजेंगे पापा, तुम बस जल्दी ये खुशखबरी देना। कहते हुए माँ का गला भराया और आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी, जो माँ ने घंटों से रोक रखा था। और इन आंसुओं में भी एक खुशी थी, एक उम्मीद थी। आखिर बेटे के भविष्य का सवाल था, कलेजे पर पत्थर रखना ही था। इसमें दर्द तो था, पर यह बेटे के भविष्य की नींव में डाला गया पत्थर था, वह फूल का पत्थर था। विनायक बाबू बाइक स्टार्ट कर चुके थे। चलो हम आते हैं छोड़ के, और हाँ, आज दोपहर का खाना मत बनाइएगा, हमारा आने में लेट सबेर होगा। एगो काम है डीएस बड़ी ऑफिस में, करते आएंगे। विनायक बाबू ने बाइक बढ़ाते हुए कहा, भला आज खाना क्या बनता, ऑफिस का काम तो बहाना था, आज न माँ को खाना धंसना था न विनायक बाबू को। कलेजे का टुकड़ा इतनी दूर जा रहा था, वह भी अकेले। बाइक घर से धूल उड़ाते निकल गई। माँ देर तक गांव के मंदिर वाले चौराहे तक एकटक बाइक को जाते ताकती रही। कुछ दूर निकलते ही विनायक बाबू ने बाइक की स्पीड धीमी कर संतोष से पूछा, एटीएम रख लिए हो? हाँ पापा, संतोष ने ऊपरी जेब पर हाथ टटोलते हुए कहा। दरमाहा वाला अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना कह विनायक बाबू ने फिर स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में सड़क किनारे एक ढाबे के पास विनायक बाबू ने बाइक रोक दी। यहाँ का पेड़ा बड़ा स्वादिष्ट होता है, 1 किलो बधवा देते हैं। विनायक बाबू ने कहा, नहीं पापा रहने दीजिए, चलिए जल्दी पहुँचना है। संतोष बोला। विनायक बाबू तब तक लपक कर दुकान पर पहुँच किलो भर पेड़े का ऑर्डर दे चुके थे। अरे रख लो, कितना भारी है, खाना पीना फिर कब आओगे, 6 महीना की साल भर पर। उधर दुकानदार पेड़े पैक कर रहा था। अरे भैया ज़रा ताज़ा वाला देना, विनायक बाबू दुकानदार से बोले। उधर संतोष ने आगे बढ़कर पेड़े लिए। इधर विनायक बाबू ने झट से लपक कर बगल वाली गुंडी से एक खिल्ली पान ले ली। इस देश में अगर बेटे का जतरा दही चीनी से बनता है तो बाप का जतरा पान से बनता है। विनायक बाबू ने फिर दुकानदार को पैसा थमाया और बाइक स्टार्ट कर दोनों निकल गए। स्टेशन पहुंचते 10:15 बज चुके थे। बार बार हो रही उद्घोषणा से पता चल रहा था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। 10:30 में ट्रेन के खुलने का समय था। बाइक से झट उतर संतोष ने पीछे बंधे बड़े वाले बैग की रस्सी खोली। विनायक बाबू झोला लेकर आगे बढ़े। तब तक लगभग ऊंचे स्वर में संतोष ने कहा, पापा प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए। विनायक बाबू पहले तो अनसुने ढंग से आगे बढ़े, फिर एक क्षण रुककर प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर की तरफ चले गए। अपने बेटे के अंदर एक सजग और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के गुण को देखकर वे मन ही मन प्रसन्न थे और बस इसी की लाज रखने प्लेटफॉर्म टिकट की लाइन में खड़े हो गए थे। नहीं तो ये पहली ही बार था जब भागलपुर रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के लिए वे प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे थे। वो तो घर का नहीं चाहते थे, स्टेशन था, हमेशा का आना जाना था। यहाँ टिकट लेकर वे खुद की नज़र में कतई गिरना। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विक्रमशिला खड़ी थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए। संतोष ने जेब से टिकट निकाला और देखते हुए बोला, S3 में है, 13 नंबर मिडिल बर्थ दिया है। सिविल की तैयारी करने वाले लड़के को जब भी कोई पिता स्टेशन छोड़ने जाता तो मानिए वह PSL भी छोड़ने गया हो। खुशी, उत्साह, डर, संदेह, संभावना, सब तरह के भाव चेहरे पर एक साथ दिखते हैं। विनायक जी तुरंत हरकत में आ गए थे। झटपट चलते हुए S3 तक पहुंच गए। बोगी में चढ़े और 13 नंबर सीट के नीचे जाकर झोला सरका दिया। तब तक पीछे संतोष भी बैग लटकाए आ गया। विनायक बाबू ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो सामान एडजस्ट हो गया, आराम से जाना, बिना किसी लाग लपेट में पड़े एकदम लक्ष्य बना के पढ़ो। काम भर जितना खर्चा हो निकाल लेना। ATM तुमको दे ही दिए हैं, पूरा समाज का नज़र है।
सबको दिखाना है कुछ करके। हम पैसा देने में कमी नहीं करेंगे, तुम्हारा काम मेहनत है, इसमें कमी नहीं करना। असल में एक सिविल अभ्यर्थी बेटे और बाप के बीच रिश्ते का आधार इन्हीं दो परम सत्य के आसपास मंडराता है। पिता पैसे को लेकर निश्चिंत करता है और बेटा परिणाम को लेकर। बेटे को खर्च चाहिए और पिता को परिणाम। ट्रेन खुलने का समय हो गया। संतोष ने पिता के पांव छुए, पीठ पर एक जोरदार धौल वाला आशीर्वाद देते हुए विनायक बाबू बोगी से बाहर की ओर निकलते हुए बोले, चलो जय गणेश, पहुंच के फ़ोन कर देना। हिंदी पट्टी के क्षेत्र में कोई पिता तब तक बेटे को गले नहीं लगाता जब तक कि वह खुद से कमाने खाने न लगे। ट्रेन की सीटी बजी, रेलगाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। विनायक बाबू बाइक स्टार्ट कर निकल गए। 2 दिल्ली घुस गया। स्टेशन पर लग रहा है 13 नंबर पर लग रहा है। अचानक पैसेंजर की हलचल और बातों से संतोष की आंख खुली। साथ के पैसेंजर सीट के नीचे से अपने अपने सामान खींच रहे थे। संतोष ने आंख मलते हुए पूछा, दिल्ली आ गया क्या? हाँ, उतरिए, आ गया महाराज, एक पैसेंजर ने चलते चलते कहा। रात भर मोबाइल पर गाना सुनते सुनते कब नींद आई और कब दिल्ली, संतोष को पता ही नहीं चला। संतोष तुरंत मिडिल बर्थ से नीचे कूदा, अपने जूते खोजने लगा। संतोष का तो एकदम दिल धक कर गया। ये क्या? दिल्ली पहुंचते ही झटका। नया 2500 का वुडलैंड गायब। फिर उसने गर्दन नीचे कर सीट के कोने में देखा तो पाया कि उसके दोनों जूते वहीं दुबके पड़े थे। उसने हाथ से खींचकर जूते निकाले। एक मोजा गीला था, शायद रात को किसी ने खाते वक्त पानी गिरा दिया था। संतोष ने बिना सोचे बैग की जेब खोल मोजे उसमें डाल दिए और केवल जूते पहन जल्दी जल्दी बोगी से बाहर निकला। अपने पैंट की पिछली जेब से कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और उसमें लिखवाए गए निर्देश को पढ़कर एक नज़र अपने दाएं बाएं डाली। बाईं ओर उसे अजमेरी गेट की तरफ जाने के लिए तीर का निशान दिखा। संतोष उसी दिशा में चलते हुए स्टेशन से बाहर आ गया। मेट्रो स्टेशन किधर पड़ेगा? संतोष ने एक सज्जन से पूछा। वो सामने ही तो है, लेफ्ट में भाई, सज्जन ने चलते चलते बताया। संतोष ने धीरे से थैंक्स कहा। हालांकि इतनी मिमियाई आवाज़ वाली थैंक्स उस सज्जन तक पहुंचने से पहले वह जा चुका था। मेट्रो की सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसने सबसे पहले टिकट काउंटर की तरफ नज़र दौड़ाई। सारे काउंटर पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी भीड़ थी। बीच में लाइन तोड़कर घुसने का मतलब था कोई भी भनभना के काट सकता था। तभी उसकी नज़र लाइन में काउंटर से 5वें नंबर पर खड़े हाथ में एक भारी सा झोला लिए लगभग 60-65 बरस के बुजुर्ग पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा और तुरंत उस बुजुर्ग के करीब जाकर बोला, चाचा, ये विश्वविद्यालय का टिकट यहीं मिलेगा? सारी दिल्ली का यहीं मिलेगा बेटे, तुझे जाना कहाँ है? बुजुर्ग ने उसकी आधी बात सुने बिना पूछा। जी, हमको विश्वविद्यालय जाना था, संतोष ने थोड़ा स्पष्ट स्वर में कहा। टोकन मिलता है? टोकन बोलियो, टिकट नहीं, बुजुर्ग ने लगभग नसीहत के अंदाज में कहा। चाचा, लाइए मैं आपका झोला पकड़ लूँ, बहुत भारी होगा, संतोष ने एकदम होशियारी भरी विनम्रता से कहा। बेटे, झोला छोड़, पीछे जाके लाइन पकड़ ले, लाइन लंबी होती जाएगी। तेरे को झोला वोला पकड़ने की ज़रूरत नहीं, चांदनी चौक जा रहा हूँ, कॉटन है इसमें, कोई भारी सारी नहीं है, 40 साल से यही पकड़े चल रहा हूँ। ओए आगे बढ़ो भाई, बुढ़ू ने संतोष को कहते हुए आगे वाले को खोंचा। अरे कपार पर चढ़ जाए, आगे जाके क्या, टोकन दे नहीं रहा है, आगे वाला बढ़ेगा तब न बढ़ेंगे, कोंच रहे हैं पीछे से एकदम, बूढ़े के आगे वाले व्यक्ति ने खींच से कहा। बूढ़ा समझ गया आगे वाला आदमी 40 बरस का होकर भी मिजाज में उसका बाप है, सो उसने चुप रहना ठीक समझा। तब तक बूढ़े के ठीक पीछे वाले व्यक्ति ने बूढ़े के कंधे पर कान ले जाकर पूछा, क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं जी, टोकन नू घुस रहा था लौंडो, अजी हम लाइन में खड़े हैं, इतनी देर से बेवकूफ़ हैं क्या, कह रहा था, लाइए आपकी पकड़ दूँ। अबे मेरी क्या पकड़ेगा, अपनी पकड़ है, बुढ़े ने बिना पीछे मुड़े कहा। इतना सब सुन संतोष मन ही मन बुढ़ू को गरियाटा हुआ पीछे लाइन में जाकर खड़ा हो गया। अब तक लाइन और लंबी हो गई थी। अभी अभी गांव से निरीह बुढ़ापा देख आए संतोष को दिल्ली का सयाना बुढ़ापा एकदम अमरीशपुरी टाइप लगा। सोचने लगा, साला चाचा शब्द भी फेल हो गया। हम संभ के तरफ तो चाचा कहने की गर्माहट से चोर डकैत हुई पुलिस दरोगा जैसा मोटा चदरा भी पिघल जाता है, यहाँ साला छेद तक नहीं हुआ। उसकी अपनी भावना में समझा जाए तो मूड अटवा गया था उसका। अटवाना आदमी के खिन्न होने की चरम अवस्था को कहते हैं। लगभग 20 मिनट तक खड़े लाइन में चलने के बाद उसका नंबर आया। भैया एक विश्वविद्यालय स्टेशन का टोकन दे दीजिए, संतोष ने 500 का नोट देते हुए कहा। चेंज दे दो भाई, काउंटर वाले ने कहा। चेंज नहीं है सर, संतोष ने स्वर नीचे करके कहा। चलो देख लो भाई, हटो साइड आ जाओ, पीछे वाले को आने दो, काउंटर वाले ने अपना हाथ उचकाते हुए कहा। संतोष एकदम खिन्न मन से साइड हो गया। साला सर शब्द भी फेल, यही सोचा उसने मन में। उसके सारे शब्द चुके जा रहे थे यहाँ। वह धीरे धीरे समझ रहा था कि यह शहर शब्दों से परे है, भावनाओं से परे है। संतोष साइड में खड़ा लोगों द्वारा दिए जा रहे हर नोट को बड़ी उम्मीद से देख रहा था कि जल्द 500 का खुदरा पूरा हो जाए। लाओ जल्दी से पैसे, कहाँ का दूं? अचानक अपने पैसे वाले दराज को देखते हुए काउंटर वाले ने संतोष से कहा। संतोष ने साइड से ही खड़े खड़े झट से अपना हाथ काउंटर के शीशे के गोल छेद में घुसा दिया और बोला, हाँ विश्वविद्यालय का चाहिए सर।
टोकन लेकर संतोष अंदर प्लेटफॉर्म पर जाने की लाइन में खड़ा हो गया। लाइन में आगे सरकते हुए जैसे ही उसने अपने दोनों बैग और झोला स्कैनर मशीन में डाले, एक क्षण में ही यह विचार उसके मन में कौंध गया कि स्कैनिंग में सत्तू, ठेकुआ, निमकी और लिट्टी का फोटो देख पता नहीं क्या छवि बन जाएगी इन जांच करने वाले सिपाहियों के मन में। एकदम देहाती समझेंगे पक्का। बैग के मशीन से बाहर निकलते ही यह डर भी मन से निकल गया। बैग उठाकर संतोष ने एंट्री गेट पर टोकन टच कराया और गेट के खुलते ही बिजली की फुर्ती से इस तरह उस पार हुआ जैसे नाथुला दर्रा हो, जो बस एक पल के लिए खुला है और फिर तुरंत बंद हो गया, तो पता नहीं कब तक इसी पार चीन में रहना होगा। हड़बड़ाहट में अपना बैग उसने इसी पार छोड़ दिया। संतोष गेट के उस पार से अपने बैग को ऐसे देखने लगा जैसे गदर फिल्म में सन्नी देओल ने सीमा पार अमीषा पटेल को देखा था। उसे लगा मेरा बैग अब उसी पार रह जाएगा। तब तक एक व्यक्ति ने उसका बैग उसे पकड़ाया। उसे अब जाकर चैन मिला। विश्वविद्यालय जाने वाली मेट्रो आ गई। दरवाज़ा खुलते ही कोई 3-4 व्यक्ति नीचे उतरे और लगभग 200-250 लोग उस पर सवार हो गए। संतोष भी लटक झटक कर चढ़ गया। सोच रहा था कि जब से ट्रेन से उतरा हूँ साला 1 मिनट का चैन नहीं है। हर जगह समस्या है, कहीं शांति नाम का चीज़ नहीं है। कहाँ मराने आ गए। सब कहे थे मेट्रो में आराम है, झांट आराम है, इसमें कटहल के जैसा आदमी लोड है। सोचते सोचते वह अब विश्वविद्यालय स्टेशन पहुंच चुका था। मेट्रो से बाहर आ उसने एक आदमी से पूछा, हेलो, ये मुखर्जी नगर बत्रा चौक के लिए कहाँ से ऑटो मिलेगा? वो सामने से मिल रहा है, पकड़ लो, उस आदमी ने कहा। ऑटो पर बैठते ही संतोष ने ऑटो वाले से कहा, भैया मुखर्जी नगर बत्रा चौक पर रोक दीजिएगा। टेंशन मत लो भाई, वहीं तक जाएगी, ऑटो वाले ने बेफिक्र अंदाज में कहा और फुल वॉल्यूम में पंजाबी गाना बजाने लगा। अगले 10 मिनट बाद संतोष मुखर्जी नगर के बत्रा सिनेमा के सामने खड़ा था। चंद्रयान चांद पर पहुंच चुका था। 3। अब संतोष अपने सपनों के नगर मुखर्जी नगर में खड़ा था। चारों तरफ सफल अभ्यर्थियों के पोस्टर ही पोस्टर, इनकी सफलता का शिल्प रचने वाले महान कारीगरों के नामचीन कोचिंग के होर्डिंग्स, भिन्न भिन्न मुद्राओं में बातचीत और चिंतन कर आ जा रहे भविष्य के सिविल सेवक, जूस की दुकान पर सूखे और बाढ़ की चर्चा, चाय की दुकान पर जीडीपी पर बहस, कोचिंग से छूटे किताब से भरे बैग वाले छात्र का तुरंत किताबों की दुकान पर ये दिल मांगे मोर टाइप से किताब ढूंढना, ठीक वैसी नज़र से जैसे बगुला सागर में मोती ढूंढ रहा हो। पराठे की दुकान पर आतंकवाद से निपटने की चर्चा। ऐसा अद्भुत नगर था मुखर्जी नगर। अभी अभी मुखर्जी नगर उतरा संतोष, जो अपने दिल में तैयारी का एक दिया लिए उतरा था। ऐसे दृश्यों को देखकर अब वो कुछ ही पल में मशाल बन चुका था। बिजली के खंभों और पेशाब घरों में लगे 1 से 900 रैंक तक के सभी सफल छात्रों के पोस्टर में संतोष खुद को महसूस कर रहा था। वो इस नई दुनिया का हिस्सा बनकर गौरवान्वित था। 10 से 15 मिनट तक इस एहसास को पी लेने के बाद उसने अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया। हेलो, हाँ राय साहब नमस्कार, हम संतोष बोल रहे हैं, यहाँ मुखर्जी नगर पहुँच गए हैं, संतोष ने कहा। उधर से राय साहब की आवाज़ आई, स्वागत है भाई, कहाँ पर हैं अभी आप खड़ा? जी, ये बत्रा सिनेमा के ठीक सामने खड़े हैं, एक ठो जूस का दुकान है उसी के पास हैं, संतोष ने इधर उधर नज़र टटोलते हुए कहा। बस 10 मिनट रुकिए, वहीं हम आते हैं, कहकर राय साहब ने फ़ोन काटा। संतोष की राय साहब से मुलाकात बोकारो में एक शादी के दौरान हुई थी। राय साहब ने तभी संतोष को अपना पता ठिकाना और नंबर देते हुए कहा था, अगर दिल्ली में मन हो तैयारी करने का तो ज़रूर बताइएगा। राय साहब का पूरा नाम कृपाशंकर राय था। वे मूलतः यूपी के गाजीपुर से थे। राय साहब पिछले 5 साल से मुखर्जी नगर में तैयारी के लिए रह रहे थे। पिछले साल ही उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में आईएएस की मुख्य परीक्षा दी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए करने के बाद उन्होंने बीएड भी कर रखा था। किसान परिवार से थे पर किसानी ठीक ठाक थी। पिता खेती बाड़ी से मजबूत थे। कृपाशंकर के झड़ते बाल और तेजी से लटकती झुर्रियों के अदब में साथ ही उन्हें राय साहब कहते थे। अरे लीजिए, आ ही गए आप भी आईएएस बनने, सामने से आते ही संतोष को गले लगाते हुए राय साहब ने कहा। देखिए, अब आपकी शरण में हैं, जो बना दीजिए, आईएएस या आईपीएस। संतोष ने अपनी चॉइस बताते हुए कहा। बातों से स्पष्ट था वह राजस्व सेवा में नहीं जाना चाहता था। 5 फीट 6 इंच अंडर शर्टिंग किए हुए, खुद से सिलवाया हुआ सफ़ेद पर फिरोजी चेक की शर्ट और काली पैंट पहने, बड़ा बकलिस वाली बेल्ट, बिना फ्रेम का चश्मा लगाए और पैरों में सफ़ेद मोजे पर अपनी साइज से 2 नंबर ज़्यादा का लाल कलर का फ्लोटर पहने राय साहब एकदम 2007 मॉडल अरस्तु लग रहे थे। चलिए रूम पर चलते हैं, राय साहब ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। हाँ चलिए, देखें आपका महल, संतोष ने भरे उत्साह से कहा। महल नहीं कुटिया कहिए, तपस्या करना होता है, राय साहब ने मुस्कुराते हुए। कहाँ रूम है आपका? संतोष ने पूछा। बस यहीं 5 मिनट में नेहरू विहार में है, चलिए न पैदल ही पहुंच जाएंगे, राय साहब ने कदम बढ़ाते हुए कहा। अच्छा, ये सब इलाका मुखर्जी नगर में ही है ना? संतोष ने पूछा। हाँ, यहाँ सारी कोचिंग है और बस नाले के पास सटा हुआ है नेहरू विहार, सब एक ही एरिया है। नाले के पार? संतोष ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। घबराए नहीं, उस पर पुल बना हुआ है, नाला तैर कर नहीं जाना है,
राय साहब ने कहा। दोनों ठहाका मार हंसने लगे। संतोष राय साहब की वाकपटुता पर मोहित होने लगा था। मन ही मन सोचा, ये होती है खास बात आदमी में, ऐसे नहीं मेंस दे दिया है आईएएस का। संतोष बड़ा वाला बैग दोनों हाथों से पकड़े, छोटा वाला पीठ पर लटकाए राय साहब के साथ चलने लगा। तैयारी करने के लिहाज से 5 साल जूनियर होने के कारण उसने खुद से सीनियर राय साहब को बैग पकड़ने के लिए देना उचित नहीं समझा। दूसरी तरफ पहले से ही कपार पर ज्ञान का बोझ उठाए राय साहब ने अपनी तरफ से अतिरिक्त बोझ उठाना जरूरी नहीं समझा। कुछ ही मिनट में दोनों नाला पार कर नेहरू विहार के फ्लैट नंबर 394 के नीचे पहुंच गए। संतोष ने मकान देखते ही कहा, महाराज एकदम झकास है राय साहब, पूरा ले लिया है क्या? राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर तो आइए, ऊपर 3rd फ्लोर पर है अपना, इसमें 4 फ्लोर है, 8 लड़का रहता है, सब फ्लोर पर 25 गज का एक कमरा है, देखिएगा थोड़ा सीढ़ी पर सर बचाकर चढ़िएगा। कितने का है राय साहब कमरवा? संतोष ने पूछा। 4000 प्लस बिजली पानी है संतोष जी, राय साहब ने आंखें तरेर कर बताया। ऊपर कमरे तक पहुंचते संतोष का दम फूल चुका था। इतना भारी बैग लेकर चढ़ना एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा था। दमे के मरीज की तरह हाँफ रहा था बेचारा। राय साहब ने ताला खोला और दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। घुसते ही संतोष को एक ऐसी गंध आई जिसे उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। एकदम नया घिना फ्लेवर था। दुर्गंध में भी इतनी वैरायटी होती है ये संतोष ने अभी अभी जाना था। ऐसी दुर्गंध भागलपुर सब्जी मंडी में बरसात के दिनों में भी नहीं सूंघी थी उसने। ओकाय आने लगी पर मजबूरी में अगले ही क्षण उसने अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण कर उस दुर्लभ दुर्गंध से अनुकूलता बिठाकर खुद को एडजस्ट कर लिया था। दिल्ली उतरते ही समझौतावादी हो गया था बेचारा संतोष। आपको कुछ महका क्या संतोष भाई? राय साहब ने संतोष को नाक से कोड़ते देखते ही पूछा। नहीं नहीं, रूम बंद होगा ना, इसलिए। वैसे ठीक है, संतोष ने नाक पर एक हाथ फिराकर कहा। अरे जब आपका फ़ोन आया तब हम खाना का टिफ़िन खोले थे, ऐसे ही खुला छोड़ निकल गए, वही थोड़ा स्मेल मार रहा है, राय साहब ने खुले टिफ़िन को चटाई से हटाते हुए कहा। संतोष के लिए सोचना लाजिमी था कि जब खाना ऐसा गंद कर रहा है तो बाथरूम की दशा क्या होगी। संतोष को रूम पर बिठाकर राय जी दूध का पैकेट लाने नीचे चले गए। संतोष ने कुर्सी पर बैठे बैठे एक नज़र उस पूरे कमरे पर दौड़ाए। दरवाजे से घुसते ही बाईं ओर दुर्लभ शौचालय था। उसकी दशा देख कोई भी राय साहब के सामाजिक दायरे का अंदाजा लगा सकता था। दुर्गंध बता रही थी कि दिन भर में कम से कम 15 लोग जरूर उस बाथरूम में मूतने जाते होंगे, वो भी बिना पानी डाले। बाथरूम से बाहर एक बेसिन था जिसमें नल के पास चप्पलें खुंसी हुई थीं। पान की पीक और गुटखा ऐसा अटा पड़ा था जैसे चौरसिया पान भंडार का पिछवाड़ा हो। किचन में अखबार और जूते रखे हुए थे। चूंकि खाना टिफ़िन का आता था सो वहाँ कुछ और रखने का मतलब नहीं था। कभी कभार इमरजेंसी के लिए एक छोटा सिलेंडर और कुछ समझ नहीं आने वाली सामग्री एक कोने में रखी हुई थी। कमरे के अंदर एक कोने पर एक रैक में मोटी मोटी विशालकाय किताबें रखी हुई थीं। एक रैक के निचले शेल्फ में NCERT की किताबें और उसके ऊपर बादाम का डिब्बा रखा हुआ था। दूसरे शेल्फ पर घी की शीशी, बनफूल तेल, इसबगोल की भूसी और बाल झड़ने की कुछ दवाइयाँ रखी हुई थीं। ऊपर के शेल्फ पर एक बड़ा सा दर्पण, पतंजलि का फेस वॉश, पतंजलि का मुरब्बा, पतंजलि का दंतकांति टूथपेस्ट, पतंजलि का आंवला जूस, मुल्तानी मिट्टी, घृतकुमारी तेल और पतंजलि की अजवाइन एवं हरड़ पाचक रखे हुए थे। पतंजलि के इतने सारे प्रोडक्ट देखकर कोई भी कह सकता था कि शायद पतंजलि का UPSC के साथ कोई व्यापारिक करार हुआ हो। बेड से सटे टेबल पर पत्र पत्रिकाओं का एक बड़ा सा टीला खड़ा था। दीवार पर एक तरफ भारत और विश्व के नक्शे चिपके हुए थे और उन पर कई विशेष जगहों पर लाल हरे स्केच से गोले किए हुए थे, जैसे किसी गड़े खजाने की खोज का मिशन हो। दीवार पर एक तरफ हनुमान जी और माँ काली की बड़ी सी तस्वीरें ब्लैक टेप से चिपकाई गई थीं। बेड के सिरहाने 15-20 पन्नों में लिखे सिलेबस को साटा गया था। जो जगह बची हुई थी वहाँ मुख्य खबर वाली अखबार की कतरन को साट दिया गया था। पूरे कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ी दवाखाने वाले वैद्य का तंबू हो। 25 गज के इस कमरे में बेड, मेज, कुर्सी, रैक समेत बाकी सामान रखने के बाद बस इतनी सी ही जगह बची थी जहां संतोष ने अभी अभी अपना बैग रखा था। संतोष ने मन ही मन सोचा, सचमुच तपस्या कर रहे हैं लोग यहाँ। 4 चलिए पहले आपको मस्त अदरक वाला चाय पिलाते हैं, दूध का पैकेट लेकर आए राय साहब ने कहा। लाइए हम बनाते हैं, संतोष ने औपचारिकतावश बोल दिया। अरे नहीं महाराज, आप जाइए जल्दी फ्रेश हो लीजिए, बाथरूम में देखते हैं हम पानी आ रहा है कि नहीं। कहते हुए राय साहब ने बाथरूम में नल चलाया। पानी आ रहा था। संतोष बाथरूम जाने के नाम से ही सहर गया था। मन ही मन सोचा, भला इस बाथरूम से कोई फ्रेश होकर कैसे निकल सकता है। बस हम ब्रश कर लेते हैं, कहकर संतोष बेसिन पर ही मुंह धो वापस कुर्सी पर बैठ गया। तब तक चाय बन गई थी। आइए चाय लीजिए, बिस्कुट दूं क्या? राय साहब ने प्रश्नवाचक मुद्रा में पूछा। नहीं बस चाय ही रहने दीजिए, संतोष ने समझते हुए कहा। और बताइए कैसी रही यात्रा, कैसा लग रहा है दिल्ली? राय साहब ने इत्मीनान से बेड पर बैठते हुए पूछा। बढ़िया रहा, ट्रेन भी बस 2 ही घंटा लेट था, यहाँ आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ।
हाँ साला, यहाँ का बुढ़ा लोग बड़ा हरामी टाइप है हो राय साहब, संतोष ने चाय सुलगते हुए कहा। राय साहब ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ था ऐसा? संतोष ने चाय टेबल पर रखते हुए मेट्रो पर मिले बुजुर्ग वाली घटना बताए। राय साहब ने गंभीर मुस्कान चेहरे पर लिए बड़ी बारीकी से सारी बात सुनी और बोले, देखिए संतोष जी, पहली बात तो ये है कि हरामी होना उम्र निरपेक्ष है। आदमी किसी भी उम्र में बुरा हो सकता है। कोई छोटा बच्चा वयस्क से ज़्यादा बुरा हो सकता है तो कोई बूढ़ा उस बच्चे से ज़्यादा बुरा हो सकता है। ये तो एक परिस्थितिजन्य अवस्था है और इस बात पर निर्भर है कि किसे कैसे परिवेश में शिक्षा दीक्षा मिली है, वो कैसे समाज में रहा है। इसलिए ये कह देना कि यहाँ के सारे बुड्ढे खराब हैं, मैं नहीं मानूंगा। हमने गांव में भी कई खराब बुड्ढे देखे हैं और यहाँ दिल्ली में कई अच्छे विनम्र बुजुर्ग भी देखता हूँ। खुद हमारे नीचे वाले अंकल एक बेहद अच्छे इंसान हैं। सो आप बस एक आदमी के व्यवहार के आधार पर पूरे वर्ग या समुदाय के प्रति कोई धारणा नहीं बना सकते। यही गलती दुनिया के कई इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने की है। वही गलती आप दोहरा रहे हैं जो किसी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र से तो कतई नहीं होनी चाहिए। ये कह राय साहब ने चाय सुर्की। संतोष तो बस आंख गोल किए एकटक राय साहब को देखे और निर्बाध सुने जा रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी सी बात इतिहास की गलती दोहराने वाली साबित हो सकती थी। वो उस गंध मारते कमरे में राय साहब के चंदन से गमकते दार्शनिक विचारों से महक उठा। उसने मन ही मन राय साहब की बौद्धिकता का लोहा मानते हुए सोचा, वाह रे लड़का, ये होता है समझ, यही क्वालिटी है जो मेंस लिखे हैं। मजाक थोड़े है ऐसी छोटी सी बात के पीछे का बड़ा अर्थ पकड़ना। वो मन ही मन इस बात के लिए भी राय साहब का आभार प्रकट कर रहा था कि उन्होंने संतोष को अभी अभी सिविल सेवा प्रतियोगी की जिम्मेदारी और ओहदे का भान कराया था जो संतोष ने रात भर की यात्रा में हासिल किया था। कल तक संतोष केवल एक छात्र था पर आज वो सिविल सेवा प्रतियोगी हो गया था। इसकी एक अलग जिम्मेदारी होती है, समाज और अपने युग के प्रति इसके विशेष दायित्व होते हैं। संतोष की चाय रखी ठंडी हो चुकी थी पर मिजाज में एकदम गर्माहट आ गई थी। आप ठीक है कह रहे हैं राय साहब, असल में हम अभी उस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं जिस तरह से आप लोग सोच लेते हैं, संतोष ने चिल्तव भाव में कहा। हाँ हो जाएगा धीरे धीरे, अभी तो आए ही हैं आप। हम लोग भी नया में कहाँ ऐसा सोच पाते थे, पर रहे 100 तरह का किताब पढ़े, कई चीज़ को देखे छुए समझे तब जाके सोच विकसित हुआ है, राय साहब ने गुरुत्व भाव में कहा। इसी बीच संतोष की जेब में रखा मोबाइल बजा। पटना से पाजेब बलम जी, आरा से होंठलाली मंगाई द छपरा से चुनरिया छींट वाली। हाँ हेलो प्रणाम पापा, संतोष ने कहा। हाँ खुश रहो। अरे पहुंच गए, फ़ोन भी नहीं किए, टेंशन हो रहा था यहाँ। उधर से विनायक बाबू बोले। हाँ पापा, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, पहुंच गए हैं। फिर संतोष ने राय साहब को एक बार गौर से देखा, मुस्कुराया और एक बार फिर अपने पापा से बोला, एकदम सही जगह पहुंच गए हैं। संतोष तो अभी राय साहब की बौद्धिकता के ताप से पककर परिपक्व होने की रासायनिक प्रक्रिया में था। राय साहब ने इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए संतोष को टोका, ये आपने रिंगटोन किसका लगाया है संतोष भाई? अरे आप तो जानते ही होंगे, भरत शर्मा व्यास का माटी से जुड़ा बड़ा हिट लोकगीत है ये, संतोष ने गर्व से कहा। पर अगले ही पल सारा गर्व कपूर की तरह उड़ गया। आप कैसा गीत सुनते हैं, कैसे गानों का रिंगटोन रखते हैं, मोबाइल का वॉलपेपर कैसा है, इन चीज़ों से भी लोग आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। सो इन चीज़ों के चयन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो गाना आपने लगाया है रिंगटोन में, ये बजेगा तो कोई क्या सोचेगा? एकदम से लंफ छेछड़ा वाला फीलिंग आ रहा है। बताइए, छोड़िए ये भोजपुरी ओजपुरी का मोह माया, स्टैंडर्ड बढ़ाए। आप एक बार हमारे पर मारिए मिस कॉल, राय साहब ने एक सांस में कहा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। संतोष के कॉल लगाते ही यही गाना बजा राय साहब के मोबाइल पर। राय साहब ने बेड पर से तकिया ले पैर के नीचे डाला और एकदम संत के आसन में बैठ वाचना शुरू किया। देखिए मेरा रिंगटोन माना फिल्मी है, शाहरुख पर फिल्माया गया है, लेकिन गीत में एक मैसेज छुपा है। ये गीत कल हो ना हो, जीवन की नश्वरता को दर्शाने वाला गीत है। ये बुद्ध के क्षणभंगुरता पर आधारित गीत है। ये सिद्धनाथ परंपराओं का गीत है। ये भारत के षड्दर्शन के कोख से निकला हुआ एक संश्लिष्ट गीत है। ये भौतिकवादी चिंतकों के चिंतन से उपजा हुआ गीत है जो हमें आज के लिए जीने को प्रेरित करता है। देसी भाषा में अगर समझे तो ये कल करे सो आज कर वाली कहावत पर आधारित गीत है। गीत में हर घड़ी बदलते हुए जीवन के परिवर्तनशील स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा गीत जहां बज जाता है लोगों को एक शिक्षा देता है। आप भी अब सिविल एस्पिरेंट हो चुके हैं, ऐसा ही कोई गीत बना लीजिए रिंगटोन। अब आप ही कौनो सेट कर दीजिए, संतोष ने एकदम समर्पण भाव से कहा। अच्छा हम देखते हैं कोई मीनिंगफुल गाना जो सिविल एस्पिरेंट पे फिट करेगा, आपको कल तक देंगे खोज के, राय साहब ने उसे भरोसा देते हुए कहा। संतोष ने तत्काल फ़ोन को वाइब्रेशन मोड में डाल दिया। संतोष का मन राय साहब की बौद्धिकता को सलाम करना चाह रहा था। उसने सोचा कि सुबह सही ही कहा था मैंने कि अब आपकी शरण में आ गया हूँ। वह सोच रहा था कि ऐसे आदमी की संगत में रह IAS IPS बनना बहुत दूर नहीं। पता नहीं राय साहब अब तक क्यों नहीं हुए। अचानक ये सवाल उसके मन में आया, पर राय साहब के सम्मान में तुरंत निकल हो गया।
काफ़ी देर बातचीत का सिलसिला चलता रहा। राय साहब अपनी करामाती बात विचार से संतोष को लगातार चकित किए जा रहे थे। अब संतोष को थोड़ी भूख महसूस हुई। राय साहब की तरफ से भूख पर कोई चर्चा परिचर्चा न छेड़ने पर संतोष ने ही पहल करना उचित समझा। चलिए थोड़ा बाहर चले, कुछ खाकर आया जाएगा राय साहब, संतोष ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। भूख लग गया, यहाँ रहिएगा तो हम लोगों की तरह इस पर विजय पा लीजिएगा। पढ़ाई और उसकी परिचर्चा में भूख का पता ही नहीं लगता है यहाँ लोगों को, राय साहब ने एक छेछड़ी टाइप हंसी में दांत निकालते हुए कहा। संतोष को लगा, यार यहाँ भूख तो कोई मुद्दा ही नहीं है। राय साहब ने संतोष की मनोदशा भांपते हुए अपनी बात का वजन बढ़ाते हुए कहा। संतोष जी, आदमी जैसे ही पेट का गुलाम होता है उसके मस्तिष्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, विचार आने बंद हो जाते हैं। भूख का अंधा कुछ नहीं देखता। और जान लीजिए, एक सिविल के छात्र के लिए मस्तिष्क का खुला होना एवं विचारों का आना भोजन से कई गुना ज़्यादा जरूरी है। सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो दिन में एक रोटी के लिए तरस रहे होंगे, भूखे मर रहे होंगे। क्या हमारे जैसे लोग अपने लिए भूख पर बात कर उनके प्रति असंवेदनशीलता नहीं दिखा रहे? क्या ये अपराध नहीं है? क्या हम खुद से नज़र मिला पाएंगे? अगर एक सिविल सर्विस का प्रतियोगी होकर भी हम उनके लिए कुछ न कर पाए तो क्या इस पर हमें सोचना नहीं चाहिए? बताइए संतोष जी, चुप क्यों हैं? बताइए तो। अरे आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? खुद को संभालिए संतोष जी, हमारे आपके जैसे लोगों को ही तो आईएएस बन के ये दुनिया बदलनी है। हम खाने कमाने के लिए आईएएस बनने थोड़ी आए हैं। यूपीएससी ने बाकायदा अपने सिलेबस में भूख के मुद्दे को शामिल किया है, हमें वो भूख मिटाना है। राय साहब की इन बातों ने संतोष को वैसे झकझोर दिया था जैसे 12 बरस का कोई लड़का पेड़ पर चढ़कर जामुन से भरी कोई दाल झकझोर देता है। संतोष की आंखें नम हो चुकी थीं। उसकी आंखों के आगे भूख से बिलखते बच्चे नाचने लगे। उसे लगने लगा, हे भगवान, ये मैंने क्या सोच लिया? एक सिविल अभ्यर्थी होके भी खुद की भूख के जैसी सती और तुच्छ बात कैसे कर दी? उसने मन ही मन सोच लिया था कि पश्चाताप के तौर पर अब वह कम से कम 2 दिन तो खाना नहीं खाएगा। जी बस यूं ही आंखें भर आए राय साहब, मैं कितना नीच हूँ। छे, मैंने अपने खाने के बारे में सोचा और दुनिया की भूख भूल गया। क्या बनूंगा मैं ओईएएस? संतोष ने आंख मिचमिचाते हुए कहा। आप अब इतना भी खुद को शर्मिंदा न करिए। अरे अभी तो आप आए हैं आज ही, आपको क्या पता एक आईएएस के छात्र को किस एंगल से सोचना चाहिए। हम लोग भी शुरू में ऐसे ही सोचते थे, पर धीरे धीरे खुद को बदले। आपका भी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आइए, टिफ़िन तो रखा ही है, 2-2 रोटी खाते हैं उसी में से, कहकर राय साहब टिफ़िन उठाने बेड से उठे। संतोष ने अब की चुप रहना ही उचित समझा। उसे लग रहा था कि अब फिर कुछ गड़बड़ न बोल दे और फिर एक बड़ी ऐतिहासिक भूल दोहराने की ग्लानि झेलनी पड़े। राय साहब अखबार बिछा उस पर टिफ़िन खोल छितरा चुके थे। संतोष ने एक हाथ नाक पर रख चुपचाप खाना शुरू कर दिया। राय साहब ने इस तरह अपना ज्ञान तो बांटा ही, साथ ही संतोष को वैश्विक भूख की भयावह तस्वीर दिखा। अपने कम से कम 50 रुपये भी बचा लिए थे जो मेजबान और सीनियर होने के कारण संतोष को खिलाने में लग सकते थे। तो दोस्तों, ये था डार्क हॉर्स ऑडियो बुक का पहला भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार पसंद आया। डेली फैक्ट्स के ऑडियो बुक जंक्शन में हम जल्द लेकर आएंगे डार्क हॉर्स का अगला पार्ट। तब तक जुड़े रहिए, सपनों का पीछा करते रहिए और सुनते रहिए बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक्स। धन्यवाद।